ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में आज हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे एक तो पावर इन एसी सर्किट एंड चॉक कॉइल। चलिए स्टार्ट करते हैं एसी में आर्टिकल नंबर 4 और जिसमें हम पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट। तो आर्टिकल नंबर 4 में पावर इन एसी सर्किट समझिए। डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में फेस क्या होता है, ज़ीरो, या कहें वोल्टेज और करंट में फेस क्या होता है, सेम होता है। किस केस में? डीसी सर्किट में। अगर बात करें एसी सर्किट में तो एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का जो फेस है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमने एक सिचुएशन ले ली कि मान लीजिए हमारे पास एक एसी सर्किट है, उस एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो कितना है, 5, ठीक। और 5 भी कैसा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। लीड क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें करंट से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके क्या आ रहा है, V, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जो भी आएगा वो क्या करेगा, लीड करेगा, और दूसरी क्वांटिटी क्या कर जाएगी, लैग। या कहें वोल्टेज से जो करंट है वो क्लॉकवाइज रोटेट होकर आ रही, तो किसका मतलब है कि करंट क्या कर रही है, लैग। तो हमने क्या कर लिया, एक सिचुएशन ले ली जिसमें एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेस डिफरेंस कितना है, 5, और उसमें भी क्या है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, कितना, फेस 5 से। चलिए अब क्या होगा, अब बात करें पावर का क्या है। देखिए करंट का वो कंपोनेंट जो क्या करेगा, वोल्टेज के अलोंग होगा वो पावर डिसिपेयर करेगा, और जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा उसके द्वारा पावर डिसिपेयर नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, तो करंट का अगर हम कंपोनेंट देखें किसके अलोंग, वोल्टेज के अलोंग, तो वो कितना आएगा, I cos phi, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 5। तो जब I का कंपोनेंट इस V के अलोंग लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, I cos phi, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, I sin phi। मैंने क्या कर दिया, करंट I को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, एक तो वोल्टेज के अलोंग और एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर। करंट का वो कंपोनेंट जो क्या हो जाए, वोल्टेज के अलोंग आएगा, उसे हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, ठीक। और एक्टिव कंपोनेंट बोल सकते हैं या साथ में इसे बोलते हैं फुल करंट, ठीक। और अगर बात करें किसकी, जो कंपोनेंट करंट का वो कंपोनेंट जो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए किसके, वोल्टेज का, वो कितना होगा, I sin phi, जहाँ पे phi क्या है, फेज डिफरेंस है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। चलिए, तो वो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनएक्टिव कंपोनेंट, या इसे बोलते हैं हम लेस करंट, ठीक है। तो उसे फुल करंट और ये लेस करंट, उसे एक्टिव कंपोनेंट, या इसे बोलते हैं इनएक्टिव कंपोनेंट। क्लियर होगी बात। एक और बात समझिए, ये क्या है, I का वो कंपोनेंट जो क्या होगा, वोल्टेज के अलोंग होगा, वो कैसे मिलेगा, I में समथिंग मल्टीप्लाई करके। I में जो भी फैक्टर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, cos phi। तो ये जो फैक्टर है cos phi, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर की नेचर क्या होगी, लैगिंग होगी क्या लीडिंग होगी, जैसे, तो वो डिपेंड करेगा करंट पे। अगर हमारे पास इस सिचुएशन में देखें तो क्या हो गया, करंट क्या कर गई है, लैग कर गई है। वोल्टेज से करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, और करंट लैग कर रही है, तो जो पावर फैक्टर की नेचर होगी वो कैसी होगी, लैगिंग होगी, ठीक। और अगर करंट क्या करती, लीड करती किससे, वोल्टेज से, तो उस केस में जो पावर फैक्टर की नेचर होती है वो लीडिंग होगी। तो ध्यान रखिए कि जो पावर फैक्टर की नेचर है वो लैगिंग है कि लीडिंग है, वो डिपेंड करेगी करंट पे। अगर करंट क्या कर रही है, वोल्टेज से लीड कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, अगर लीड कर रही है तो वो कहलाएगी लीडिंग नेचर, और अगर क्या है, करंट लैग कर रही है तो वो कहलाएगी लैगिंग नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे समझ में हो गई बात। चलिए, तो जैसे हम बात करें तो I का वो कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, वोल्टेज के अलोंग, वो कितना था, I cos phi, और इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव कंपोनेंट, या क्या बोलते हैं इसे, वाटफुल, या बोल सकते हैं पावरफुल, या बोल सकते हैं वर्कफुल, और या क्या बोलते हैं फुल करंट, ठीक है। वाट क्यों, पावर क्यों, देखिए पावर जो करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के अलोंग होगा वही पावर डिसिपेट करेगा, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, पावरफुल। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, तो इसे वाटफुल कह सकते हैं। और वर्क क्या है, एक तरीके से पावर ही हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, पावरफुल। तो क्या कह सकते हैं, इसे वाटफुल कह सकते हैं, पावरफुल कह सकते हैं, वर्कफुल कह सकते हैं, या कह सकते हैं फुल करंट। क्लियर। चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट, कौन सा कंपोनेंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, वोल्टेज के जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, I sin phi, ठीक है। I कौन सी, RMS। हम जो AC में जनरली करंट हम यूज़ करेंगे, सर्किट में जब भी हम करंट यूज़ करते हैं तो फॉर्मूलों में, तो कौन सी यूज़ करेंगे, RMS वाली, ठीक है। तो I sin phi, और I भी कौन सी, RMS वाली, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर।
चलिए, तो आई आर एम एस साइन फाई ये कहलाएगा इनएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। और यह कह सकते हैं इसे वाटलेस, और यह कह सकते हैं पावरलेस, यह कह सकते हैं वर्कलेस, यह कह सकते हैं लेस करंट, ठीक है। ये करंट का जो ये कंपोनेंट है इसके द्वारा कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे लेस करंट बोल रहे हैं, या वाटलेस करंट बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं पावरलेस, या कह सकते हैं वर्कलेस, और या क्या कह सकते हैं इसे इनएक्टिव कंपोनेंट। क्लियर हो गई। जहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। यह कह सकते हैं वोल्टेज क्या कर रही है, वोल्टेज इस समय लीड कर रही है करंट से, कितना, फाई एंगल। देखिए, तो आर्टिकल नंबर 4 का ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में हम देखेंगे पावर, पावर बोल दे या कह दे एवरेज पावर, एवरेज पावर हो सकती है, या रियल पावर के बारे में पूछे, या कह सकते हैं इसे पावर लॉस, या कह सकते हैं कंज्यूम पावर, या कह सकते हैं एक्चुअल पावर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एवरेज पावर की। एवरेज पावर जनरली अगर हमारे पास डीसी जब सोर्स होता है, डीसी सर्किट होता है, तो डीसी सर्किट में हम पावर को लिख सकते हैं P इक्वल टू होता है VI, या कह सकते हैं I स्क्वायर R, या कह सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। तो जनरली हम इसमें ले रहे हैं VI की फॉर्म में। तो जो पावर होगी वो क्या है, तीन फॉर्मूले हो सकते हैं उसके, P इक्वल टू होता है VI, I स्क्वायर R, या होगा V स्क्वायर अपॉन R। फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ VI वाला, ठीक है। तो अगर डीसी सर्किट होता तो उसमें जो पावर है हम लिखते V इंटू I, मगर यहाँ पे एसी सर्किट है, और एसी सर्किट है तो क्या होगा, पहली बात तो जो V और I है वो कौन सी होंगी, आरएमएस वाली होंगी, ठीक। पहली बात आरएमएस वाली होंगी, और क्या लेंगे, यहाँ पे एक पावर फैक्टर आएगा जिसे बोलते हैं कॉस फाई, या कह सकते हैं करंट का वो कंपोनेंट हमें लेना है जो वोल्टेज के अलोंग है। V इंटू आई में I कौन सा कंपोनेंट होगा, I की वैल्यू क्या होगी, I का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के अलोंग होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो जब हम बात करेंगे एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर क्या होगी, पावर होती है V इंटू आई, मगर क्योंकि ये एसी सर्किट है, और एसी सर्किट है तो इसमें क्या होगा, आई का वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो वोल्टेज के अलोंग है, या कह सकते हैं पावरफुल कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या होगा आई कॉस फाई, और आई भी कौन सी, आरएमएस वाली वैल्यू ली जाएंगी। तो एवरेज पावर हो गई वी आरएमएस आई आरएमएस इंटू कॉस फाई, या कह सकते हैं वी आई कॉस फाई। ये तो हमें बार बार बात करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी ली जाएगी, आरएमएस वाली, ठीक है। तो एवरेज पावर क्या हो गई, वी आई कॉस फाई, और आई भी कौन सी और वी भी कौन सी, आरएमएस वाली। तो एवरेज जो पावर है वो क्या हो गई, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो आप तो ऐसे ध्यान रख लो, पावर इक्वल होती है वी आई, और एसी सर्किट के लिए हम ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आई का वो कंपोनेंट होगा जो क्या होगा, वोल्टेज के अलोंग होगा, और कौन सी वैल्यू ली जाएंगी, आरएमएस वाली। ये ऐसे कह लो वी आई इंटू साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, पावर फैक्टर की। चलिए, तो दिस पावर इज लॉस्ट इन रेजिस्टेंस, और ये पावर क्या होगी, जो एवरेज पावर है यही पावर, ये पावर क्या होगी, रेजिस्टेंस में क्या होगी, लॉस्ट होगी। मतलब एसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस के अलोंग क्या होगी ये लॉस्ट होगी, ठीक है। तो जो एवरेज पावर है वो क्या है, दिस पावर इज द लॉस्ट इन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं किसकी, वर्कफुल पावर, ठीक है। वर्कफुल पावर ये से क्या बोलते हैं, फुल पावर। तो बी पॉइंट हम इसका देख रहे हैं, तो इसमें होगा वर्कफुल पावर, ये से बोलते हैं फुल पावर, ये कह सकते हैं पी फुल, ठीक है। तो वो पी फुल भी क्या होगा, पी फुल मतलब एक्टिव कंपोनेंट, करंट का एक्टिव कंपोनेंट, ये कह सकते हैं करंट का वो कंपोनेंट, करंट का वो कंपोनेंट जो क्या है वोल्टेज के अलोंग है, उससे जो भी पावर डिसिपेयर हो रही है वही क्या कहलाएगी, वर्कफुल या पावरफुल, ठीक है। उसे बोल सकते हैं वर्कफुल या पावर, वर्कफुल पावर, या बोल सकते हैं फुल पावर, या कह सकते हैं पी फुल। तो देखिए, तो जो पी फुल है वो क्या होगी, वी इंटू आई, पावर क्या होती है वी इंटू आई, मगर पी फुल का मतलब क्या है, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के अलोंग है उसके द्वारा डिसिपेयर जो पावर है वो क्या कहलाएगी, पी फुल। और करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के अलोंग होता है वो होता क्या है, आई कॉस अल्फा। तो बस क्या हो गया, तो पी फुल क्या होगी, वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो ये वैल्यू भी किसी के इक्वल हो गई, जो एवरेज वैल्यू थी वही क्या है, वही क्या हो गई, पी फुल हो गई। तो पी फुल की वैल्यू, पी फुल और एवरेज पावर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। वो भी कितना था, वी आई कॉस फाई, और ये भी क्या है, वी आई कॉस फाई, जहाँ पे वी और आई कौन से थे, आरएमएस वाले। बात करते हैं वाटलेस, वाटलेस या पावरलेस, या कह सकते हैं करंटलेस, या बोल सकते हैं पी लेस, ठीक है। तो पी लेस या वाटलेस या पावरलेस क्या होगा, करंट के उस फैक्टर के द्वारा डिसिपेयर पावर, क्या कह सकते हैं करंट का वो कंपोनेंट जो पावर डिसिपेयर नहीं कर रहा, और वो कौन सा कंपोनेंट है, जो वोल्टेज के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, आई साइन फाई, ठीक है। तो देखिए, तो जो अगर हम बात करें किसकी,
तो P लेस की, तो P लेस क्या होगा, V पावर क्या होता है VI, मगर ये लेस वाला है तो क्या हो जाएगा साइन फाई, मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के क्या है परपेंडिकुलर। तो अगर हम बात करें P लेस की तो क्या हो गया VI साइन फाई, और V कौन सा और I कौन सा, RMS वाला। नेक्स्ट बात करते हैं D पॉइंट। D पॉइंट में अगर हम देखें तो D पॉइंट में अगर आप देखिए इंस्टेंटेनियस पावर, ये नॉर्मल की बात हो गई, इंस्टेंटेनियस पावर या पीक पावर या आरएमएस पावर, तो इसमें तो सीधी सी बात है। अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे पावर का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होगा V इंटू आई, ठीक है, वो कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। जैसे वो कह रहा है पीक पावर, तो पीक पावर अगर हम निकाल रहे हैं तो वोल्टेज भी पीक और करंट भी पीक, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे थे तो वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस और करंट भी इंस्टेंटेनियस। क्लियर होगी बात। जैसे बात करें आरएमएस, या बोल सकते हैं आरएमएस को बोल सकते हैं वर्चुअल पावर, ठीक है। तो आरएमएस पावर या वर्चुअल पावर तो वो किससे होगी, तो P हम P इक्वल टू होगा VI, तो V भी कौन सा, अगर वो आरएमएस पूछ रहा है या वर्चुअल पूछ रहा है तो बस V और R दोनों क्या रख देंगे आरएमएस वाले। क्लियर होगी बात। यहाँ पे साइन फाई कोस फाई का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी टर्म्स हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर, पीक पावर या आरएमएस पावर। अगर वो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फॉर्मूला होगा V इंटू आई, अगर वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू रख देंगे वोल्टेज और करंट की, अगर वो क्या पूछ रहा है पीक पावर पूछ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू कौन सी रख देंगे पीक वाली, और अगर वो आरएमएस या वर्चुअल पावर की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है और करंट है वो कौन सा रख देंगे आरएमएस वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ई पॉइंट। ये कह रहा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, किसी भी अगर हम बात करें रियल पावर को, अगर हम बात करें रियल पावर को ऑब्टेन करने के लिए वर्चुअल पावर में जिस फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है उसी फैक्टर को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। एक बार और समझा दूं, वर्चुअल पावर में वर्चुअल पावर से रियल पावर ऑब्टेन करने के लिए वर्चुअल पावर में जो फैक्टर जिस फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है वो क्या कहलाता है पावर फैक्टर। क्लियर हुई बात। देखिए, टू ऑब्टेन रियल पावर फ्रॉम वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर से क्या ऑब्टेन करनी है रियल पावर, इज मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर, ठीक है। वर्चुअल पावर में किस वर्चुअल पावर से रियल पावर ऑब्टेन करने के लिए जिस फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है वही फैक्टर क्या कहलाता है पावर फैक्टर। तो कह रहा है टू ऑब्टेन रियल पावर फ्रॉम वर्चुअल पावर is multiplied by a factor and this factor is known as power factor, और इसी फैक्टर को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये वर्चुअल पावर है, इस वर्चुअल पावर को मुझे क्या करना है, इस वर्चुअल पावर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें रियल पावर में। तो वर्चुअल पावर की वैल्यू से मुझे रियल पावर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे इस वर्चुअल पावर में एक पावर फैक्टर की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर फैक्टर की मल्टीप्लाई करके क्या होगा एक रियल पावर आ जाएगी। तो कह रहे हैं वर्चुअल पावर में जिस फैक्टर की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं रियल पावर निकालते हैं वही फैक्टर क्या कहलाता है पावर फैक्टर कहलाएगा। तो अगर हमने वर्चुअल पावर को मल्टीप्लाई कर दी पावर फैक्टर से तो वो इज इक्वल टू हो जाएगी किसके रियल पावर के। ये कह सकते हैं वर्चुअल पावर रियल पावर के इक्वल कब होगी, जब वर्चुअल पावर में पावर फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए, अब वर्चुअल पावर होती क्या है, वर्चुअल पावर मतलब आरएमएस पावर, आरएमएस पावर या वर्चुअल पावर एक ही बात है। तो पावर होगी V इंटू आई। अब वो कह रहा है वर्चुअल पावर मतलब आरएमएस पावर, तो आरएमएस पावर निकाल रहा हूँ तो V आरएमएस और I भी कौन सा आरएमएस वाला, इनटू क्या करेंगे पावर फैक्टर, और वो इज इक्वल टू है किसके रियल पावर के, और रियल पावर मतलब एवरेज पावर, और एवरेज पावर है तो क्या होगी वी आई कॉस फाई, ठीक है। और वी कौन सी आरएमएस वाली और आई भी आरएमएस वाली, और साथ में क्या हो जाएगा पावर फैक्टर आ जाएगा कॉस फाई। अगर इसको कंपेयर हम करें, ये कह सकते हैं रियल पावर किससे आएगी V इंटू आई से, मगर आई कौन सा लिए जाना है, जो आई का वो कंपोनेंट लिए जाना है जो क्या होगा वोल्टेज के अलोंग होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए VI और VI, तो साथ में पावर फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है cos फाई के, तो बस पावर फैक्टर किसके इक्वल हो गया cos फाई के। अब ये तो हो गया फाई की फॉर्म में क्या पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है cos फाई के, या cos फाई को हम क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, अगर हम बात करें किसी भी LCR सर्किट के लिए, LCR सर्किट के लिए जब हम ट्रायंगल बनाते थे किसका इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस निकालते थे, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और ये हो गया
कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नेट रिएक्टेंट्स, और ये क्या था, रेजिस्टेंस। इन दोनों के रिजल्टेंट से क्या निकलता था, इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये तो क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी, जो नेट एक्स हो गया, और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस आर। इन दोनों का रिजल्टेंट से पाइथागोरस से क्या निकलता था, ये जेड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाई में निकालता था, अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो tan फाई से निकाल सकता हूं, cos फाई से निकाल सकता हूं, और किससे निकाल सकता हूं, sin फाई से। चलिए, जब मैं tan फाई लेता था तो tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या होता था, x अपॉन r। तो tan फाई इक्वल होता था x अपॉन r, x मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर मैं निकालूं cos फाई, तो cos फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है, r, और हाइपोटेनियस कितना है, z। तो यहाँ से cos फाई इस ट्रायंगल से अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, r अपॉन z। तो पावर फैक्टर, अब दो फॉर्मूले आ गए पावर फैक्टर के, तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाई इज इक्वल टू होता है r अपॉन z। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोट पॉइंट देखिए जरा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नोट पॉइंट में, ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या है, नेचर ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की जो नेचर है वो मैंने आपको बताई थी। अगर करंट क्या कर रही है, अगर करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, तो जो पावर फैक्टर की नेचर है वो कैसी होगी, लैगिंग होगी। और अगर करंट लीड कर रही है तो फिर क्या होगा, जो पावर फैक्टर की नेचर है वो कैसी होगी, लीडिंग होगी। तो यही बात इसने लिखी है नोट पॉइंट में, क्या, नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज फर्स्ट लीडिंग व्हेन करंट लीड्स वोल्टेज। अगर करंट क्या कर रही है, वोल्टेज को लीड कर रही है, करंट अगर क्या कर रही है, लीड, तो वो कैसी होगी, लीडिंग होगी। और अगर करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है वोल्टेज को, तो वो क्या होगी, लैगिंग होगी। कि लैगिंग कौन, पावर फैक्टर की नेचर। क्लियर होगी बात। तो करंट की जैसी करंट की नेचर होगी वैसी, तो करंट की जो पावर फैक्टर की जो नेचर है वो करंट की वैल्यू से पता चलेगी कि करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है। अगर करंट लीड करेगी तो पावर फैक्टर की नेचर होगी लैंडिंग वाली, और अगर क्या है, करंट लैग कर रही है, तो लैग कर रही है तो पावर फैक्टर की नेचर क्या होगी, लैगिंग। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम समझिए, अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, तो बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है, जरा समझिए इसको। क्या है प्रॉब्लम, ये कह रहा है इफ हमें एक एसी वोल्टेज दे रखा है और एक एसी करंट दे रखी है। मैं एसी क्यों कह दिया ऐसे, क्योंकि ये क्या है, साइन का फंक्शन है, और साइन का फंक्शन क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जो क्या करेगा, अपनी मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को दोनों को ही क्या करता है, चेंज। इसलिए क्या है, ये एसी वोल्टेज और एसी करंट है। ठीक है। तो ये एसी वोल्टेज हो गया और ये एसी क्या हो गया, एसी करंट हो गई। क्लियर। ये कह रहा है फाइंड आउट करना है एक तो फेज डिफरेंस, और एक पावर फैक्टर, और एक इम्पीडेंस, और एक क्या निकालना है, एवरेज पावर। तो देखिए ओरली अगर मैं इसको समझाऊँ आपको तो समझिए बात को। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या होगा, देखिए पहली बात तो फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस कब एप्लीकेबल है, फेज डिफरेंस मैं कब निकाल सकता हूं, फेज डिफरेंस निकालते समय सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सेम फंक्शन है कि नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल सेम फंक्शन है तो ठीक है, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम नहीं है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सेम करिए। फिलहाल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है, ये भी साइन का फंक्शन है और ये भी साइन का फंक्शन है। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फेज को माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, वोल्टेज का फेज, और ये क्या होगा, करंट का फेज। जब भी हमसे फाई की बात करें तो ये क्या है, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं हम, फेज डिफरेंस हमेशा निकालते हैं, वोल्टेज का फेज निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू करंट, मतलब फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। हमेशा वोल्टेज में से माइनस किया जाता है करंट का फेज। ठीक है। अगर जब तक कुछ भी इंडिकेशन वो ना दे तो हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस निकालते हैं, वोल्टेज का फेज निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, करंट के रेस्पेक्ट में। और वो कैसे निकलेगा, 5V माइनस 5I। अगर ये प्लस का डिफरेंस आता है तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, और अगर ये माइनस का आता है तो इसका मतलब करंट लीड कर रही है। जब वोल्टेज लीड करता है तो करंट लैग कर रही होती है, या करंट जब लीड करेगी तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन का फंक्शन सेम है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है, साइन। तो अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज के फेज में से माइनस कर दूंगा किसका, करंट का फेज। और फेज होता क्या है, साइन के आगे जो वैल्यू लिखी होती है ये क्या है, फेज कहलाएगा पूरा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो 100πt माइनस करूंगा 100πt माइनस π/2। तो जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये तो आपस में कैंसिल, और वो माइनस इस माइनस को क्या कर जाएगा, प्लस। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है। तो फेज डिफरेंस तो कितना आ जाएगा, π/3। क्लियर होगी बात। बात करेंगे किसकी, पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई।
तो पावर फैक्टर इजिकल टू होगा cos फाई, और फाई की वैल्यू मुझे पता चल चुकी कितनी, π/3, और π/3 है तो क्या होगा, π/3 का मतलब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 180/3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो कितना आ जाएगा 1/2। बात करेंगे जेड की, तो जेड अगर हम बात करें तो जेड किससे आएगा, देखिए जेड क्या है, टोटल दिक्कत मतलब टोटल रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं नेट रेजिस्टेंस किसका, एसी सर्किट का। और एसी सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस है वो रजिस्टर की वजह से भी आएगा, कैपेसिटेंस की वजह से भी आएगा और इंडक्टेंस की वजह से भी आएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हमारे पास आर या जेड या एक्सएल या एक्ससी या आर तो गिवन नहीं है, तो फिर हमें कैसे निकालें, जो ओम्स लॉ होता है अगर डीसी होती तो आप क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई इंटू जेड, आर की जगह क्या लिख देंगे, इम्पिडेंस जेड। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा, आई जेड, या जेड निकालूं तो वो हो जाएगा V/I। ठीक है, और V/I तो जेड किससे आ जाएगा, V/I से, क्योंकि आर किससे आ जाता है, V/I से डीसी में। तो एसी में क्या आ जाएगा, आर की जगह बस क्या लिख देते हैं जेड, और जेड इजिकल टू होगा V/I। अब V कौन सा, अगर V RMS वाला रख रहे हैं तो I भी RMS वाला, और अगर हम क्या रखेंगे, V कौन सा रखेंगे, पीक वैल्यू रखेंगे तो I की भी पीक वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीधा सीधा मुझे क्या कौन सी वैल्यू दे रखी, V इजिकल टू होता है V0 साइन, तो ये क्या होगा V0 मतलब पीक वैल्यू। तो वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है 100, और करंट की भी पीक वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होगा, I इजिकल टू I0 साइन। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, I0 की, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, V0 की। तो पीक वोल्टेज पता है और पीक करंट पता है, तो डेल्टा V0 डिवाइडेड बाई I0, तो क्या हो जाएगा 100/100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, नहीं 1 नहीं होगी, थोड़ा यूनिट देखिए। अगर बात करें वोल्टेज की तो वोल्टेज की यूनिट कितनी है, वोल्ट, और अगर करंट की यूनिट देखें तो वो एम्पियर नहीं है, मिली एम्पियर है। मिली का मतलब है 10⁻⁻3। तो यहाँ पे जो V0 है वो कितना होगा 100, वो होगा 100 वोल्ट, और यहाँ पे जो I0 है उसकी वैल्यु होगी 100 मिली एम्पियर, या कह सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻3। तो जब इसको हम Z निकालेंगे तो V0/I0 तो कितना आएगा 100/100 इंटू 10⁻⁻3। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻3, और 10⁻3 क्या हो जाएगा Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻3 ओम, या कह सकते हैं 1000 ओम। क्लियर। अब बात करेंगे एवरेज पावर की। एवरेज पावर है तो एसी सर्किट में तो पावर क्या होती है VI। अब एवरेज पावर है तो हम क्या करेंगे, I का वो कंपोनेंट रखेंगे जो वोल्टेज के अलोंग होगा। वोल्टेज के अलोंग कौन होगा, वोल्टेज के अलोंग होगा I cos फाई। ठीक है, चलिए तो बस एवरेज पावर किससे आ जाएगी VI cos फाई से, मगर VV और IB कौन सी वाली, RMS वाली, और RMS वाली तो मुझे पता नहीं है, मुझे तो पीक वैल्यू पता है, V0 पता है और I0 पता है। तो RMS किससे निकल जाएगा, पीक वैल्यू को अगर हम √2 से डिवाइड कर देते हैं तो कौन सी वैल्यू आ जाती है RMS वैल्यू। तो अगर इससे क्या कर देंगे 100 को डिवाइड कर देंगे √2 से तो क्या हो जाएगा VRMS, और इस यहाँ भी क्या कर देंगे 100 को डिवाइड कर देंगे किससे √2 से, तो ये भी क्या आ जाएगा IRMS। मगर ध्यान रखें 10⁻³ जूल लगाना है क्योंकि ये मिली एम्पियर है। क्लियर होगी बात। चलिए तो जमाते हैं क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अगर हमें कॉपी पे से उतारना है, बोर्ड में करके दिखाना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना था, फेज डिफरेंस। तो अगर मैं फेज डिफरेंस निकाल रहा हूँ फाई, तो फाई किससे आएगा 5V माइनस 5I। क्लियर। तो ये कितना है देखा मुझे 100πt माइनस, और माइनस इसका क्या करेंगे, ये कितना है 100πt माइनस π/3। तो देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा π/3। बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर होगा cos फाई। पावर फैक्टर के दो फॉर्मूले मैंने बताए, cos फाई या R/Z। फिलहाल यहाँ पे फाई अवेलेबल है तो मैं किसे निकाल दूंगा cos फाई से। तो पावर फैक्टर क्या हो गया cos फाई, फाई की वैल्यू कितनी है π/3, π/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हाफ, 1/2। अब ये लैगिंग है, इसकी जो पावर फैक्टर की नेचर है वो लैगिंग है कि लीडिंग है। तो बात करेंगे करंट अगर लीड कर रही हो तो लीडिंग होगी, और करंट लैग कर रही होगी तो लैगिंग होगी। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आया प्लस का मतलब क्या है कि वोल्टेज लीड कर रहा है किससे, करंट से। तो ये करंट क्या कह सकते हैं, करंट लैग कर रही है, और करंट लैग कर रही है तो जो पावर फैक्टर कैसा आएगा, लैगिंग आएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें
किसकी, जेड की। तो जेड किससा आएगा जी, जेड आएगा किससे, यहाँ पे जेड निकाल सकते हैं v अपॉन आई। अब v कौन सा, अगर ये आरएमएस वाला रखेंगे तो आई भी आरएमएस वाला, और अगर पीक वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी पीक वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास पीक वैल्यू रख लूंगा क्योंकि पीक वैल्यू मुझे पता थी कितनी 100, और आई नोट की वैल्यू पता थी 100 मिली एम्पियर। ये 100 वोल्ट और वो 100 मिली एम्पियर, मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ क्लियर। तो यहाँ से 100 से 100 डिवाइड होगा और ये कितना आ जाएगा 10⁻³ वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो 10⁻³ ओम, या कह सकते हैं 1000 ओम। क्लियर होगी बात। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर किससे आएगी, V इंटू आई से। एवरेज पावर निकाल रहे तो क्या करेंगे, आई का वो कंपोनेंट लेंगे जो वोल्टेज के लो होगा, और वो कितना होगा I cos फाई। ठीक है, और एसी सर्किट है तो हम क्या लेके चलेंगे, आरएमएस और वीआरएमएस। चलिए, तो वीआरएमएस क्या है, मुझे पीक वैल्यू तो पता थी कितनी 100 वोल्ट, तो अगर आरएमएस निकालना है तो क्या करेंगे, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा वीआरएमएस। आई नोट की वैल्यू पता थी कितनी 100 इंटू 10⁻³ तो अगर इसका आरएमएस निकालना तो √2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा IRMS। और इंटू पावर फैक्टर हम निकाल चुके हैं cos फाई कितना 1/2, तो बस यहाँ से सोल्व करेंगे क्या आ जाएगी पावर, और पावर की यूनिट क्या होगी वाट, तो यह हो गया 2.5 वाट। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 की हम बात करें तो इसमें क्या है समझिए, ये क्या है, चोक कॉइल की बात कर रहा है। चोक कॉइल क्या होती है, चोक कॉइल क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, किसी भी अगर एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, चोक कॉइल क्या है, एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का क्या करती है, काम करती है, और साथ में क्या करती है, ये वाटलेस को भी क्या कर देती है, कम कर देती है। जो वाटलेस है उसके भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। दूसरी बात, अच्छी चोक कॉइल कौन सी होगी, चोक कॉइल में क्या होगा, चोक कॉइल की अगर हम बात करें तो चोक कॉइल एक तरीके से क्या है, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें एसी सर्किट से, तो एसी सर्किट, चोक कॉइल कैसा एसी सर्किट है, चोक कॉइल में क्या होगा, एक तो इम्पीडेंस होगा, ठीक है, इम्पीडेंस L होगा, और एक रेजिस्टेंस होगा R। इसमें जो ये क्या है, कोयल है, कोयल है तो इसका मतलब L होगा, मगर जो कोयल है वो किससे मिलके बनी हुई है, किसी भी वायर से, और वायर का एक रेजिस्टेंस होगा जिससे क्या आ रहा है R। तो अगर हम बात करें चोक कॉइल, तो चोक कॉइल क्या होगा, RLAC सर्किट। तो ऐसा सर्किट होगा जिसमें R भी है और L भी है। L मतलब XL, L से जो रेजिस्टेंस होगा वो कौन होगा, XL। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए, तो अगर हम बात करें तो चोक कॉइल क्या हो गया, चोक कॉइल में R भी है और XL भी है, मतलब इसमें दो दिक्कत हैं, एक R की और एक XL की, मतलब दो रेजिस्टेंस है। एक क्या हो गया, वायर, जिस वायर से एक कॉइल बनी है उस वायर का रेजिस्टेंस, और एक हो गया खुद कॉइल का रेजिस्टेंस, वो उसे क्या बोलते हैं, XL। ठीक, अगर हम बात करें R की और XL की, तो अब अभी हम पीछे पढ़ के आए रहे हैं LCR सर्किट में। LCR सर्किट में क्या होगा, अगर हम बात करें XL और XC, ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मगर R के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर R हॉरिजॉन्टल होता है तो XL कहाँ होता है, अप, और XC कहाँ होता है, डाउन। ठीक है, चलिए, तो चोक कॉइल क्या होगा, एक LC सर्किट, LR सर्किट होगा, LR AC सर्किट होगा। तो अगर इसका नेट रेजिस्टेंस देखें या नेट दिक्कत देखें Z, जिसे बोलते हैं इम्पीडेंस Z, तो वो क्या होगा, R का रेजिस्टेंस और L का रेजिस्टेंस। R का रेजिस्टेंस तो R हो गया, और L का रेजिस्टेंस क्या होगा, XL, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है, नेट इम्पीडेंस है, वो किससे आएगा, इनके पाइथागोरस से, और पाइथागोरस से कितना होगा, R² प्लस XL के स्क्वायर का होल रूट। चलिए, अब बात करें अच्छी कॉइल की, तो अच्छी कॉइल क्या है, पहली बात तो कॉइल क्या है, एक इंडक्टर कॉइल है। अगर हम बात करें चोक कॉइल की, तो बेसिकली इट इज एन इंडक्टर कॉइल। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडक्टेंस कॉइल है। चलिए, अब अच्छी कॉइल की बात करें, बेस्ट कॉइल, बेस्ट चोक कॉइल की अगर हम बात करें, तो ऐसी कॉइल जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो और L क्या हो, हाई हो। तो ऐसी अगर बात करें बेस्ट चोक कॉइल की, तो उसमें क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लो होना चाहिए और L क्या होना चाहिए, हाई। तो रेजिस्टेंस जितना कम हो और L जितना हाई हो, वो क्या उतनी ही क्या होगी, बेस्ट क्या कहलाएगी, चोक कॉइल। अगर हम बात करें आइडियल चोक की, आइडियल चोक का मतलब क्या है, आइडियल चोक का मतलब है चोक, बेस्ट चोक कौन है, जिसमें रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम। और आइडियल कब हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस कम से कम का मतलब बिल्कुल ही एकदम जीरो हो जाए। आइडियल कब हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। अगर किसी भी चोक कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम है, वो बेस्ट चोक कॉइल है। मगर अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, आइडियल चोक कॉइल।
ठीक है। तो फॉर आइडियल चौक कॉइल की बात करें तो आइडियल चौक कॉइल कैसे कहेंगे, जिसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0, मगर ये रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता, इसलिए आइडियल चौक कॉइल नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि जिस भी वायर से कॉइल बनेगी उस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो अगर बात डेफिनेशन की बात करें कि आइडियल चौक कॉइल किसे कहेंगे, तो आइडियल चौक कॉइल उसे कहेंगे जिसमें नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0, केवल और केवल क्या रहे उसमें L, सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो जाए प्योर इंडक्टेंस हो जाए। क्लियर होगी बात। चलिए, उसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचे, कौन सा, एक्सएल। अब जब R 0 हो जाएगा तो सिर्फ एक्सएल बचेगा, तो Z किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सएल के। नेक्स्ट, इन डीसी सोर्स की अगर डीसी करंट की हम बात करें तो डीसी करंट तो एक डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट है तो उसमें डायरेक्शन चेंज होती नहीं है, और डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी क्या है 0, और जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो उसमें उस केस में एक्सएल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और ओमेगा मतलब 2 पाई एफ और एल, तो जो एक्सएल है वो इक्वल हो गया 2 ओमेगा एल, या इक्वल टू कह सकते हैं 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो 2 पाई एफ एल की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो फ्रीक्वेंसी जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी तो एक्सएल भी इनफाइनाइट, अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0 तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा 0। तो डीसी सर्किट में अगर हम बात करें तो डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल क्या हो जाएगा 0, और एक्सएल 0 हो जाएगा तो उसके इसमें जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। सिर्फ कॉइल का क्या बचेगा, अगर कॉइल का सिर्फ क्या बचेगा, फिर रेजिस्टेंस बचेगा, तो उस केस में जो चौक कॉइल है वो एक प्योर रेजिस्टर की तरह काम करेगी, एक प्योर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, रेजिस्टिव सर्किट। तो समझ में आ गई बात। अगर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, आइडियल चौक कॉइल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, और रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो जेड क्या होगा, जेड सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सएल, और उस केस में वो क्या कहलाएगा, प्योर इंडक्टिव। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर हम बात करें डीसी सर्किट की बात कर लें तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक्सएल फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो एक्सएल 0 हो जाएगा, और एक्सएल 0 हो जाएगा तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, रेजिस्टेंस। तो उस केस में जो नेट इंपीडेंस है जेड वो सिर्फ क्या होगा, आर के इक्वल हो जाएगा, और इस केस में चौक कॉइल क्या कहलाएगी। अगर डीसी सर्किट में कोई चौक कॉइल लगा दें तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करती है, प्योर रेजिस्टेंस की तरह। और अगर बात करें रियल चौक कॉइल की, तो रियल चौक कॉइल में दोनों बातें होंगी, रेजिस्टेंस भी होगा और एक्सएल भी होगा, तो इसलिए नेट इंपीडेंस क्या आएगा, आर का और एक्सएल का पाइथागोरस। क्यों पाइथागोरस, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जेड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर का होल रूट। तो देखिए जी, तो इन डीसी में अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, जिससे एक्सएल क्या हो जाएगा 0, और एक्सएल 0 हो जाएगा तो जेड सिर्फ किसके डिपेंड होगा, आर से। तो उस केस में इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इट मीन्स इन डीसी सर्किट ए चौक कॉइल बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस। तो इस केस में क्या होगा, अगर डीसी के केस में जो चौक कॉइल है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करेगी, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या होगा, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मेनली कह रहा है मेनली इट इज यूज टू कंट्रोल द करंट इन एसी सर्किट। जो चौक कॉइल है, चौक कॉइल का मेनली यूज होता है किसी भी एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का। कैसे करती है जी कंट्रोल, ये देखिए चौक कॉइल का खुद का कुछ ना कुछ तो इम्पीडेंस है, और एक एसी सर्किट, उस एसी सर्किट का भी कुछ ना कुछ इम्पीडेंस होगा जेड। अब हम क्या करेंगे, इस चौक कॉइल को जब हम क्या करेंगे उस एसी सर्किट में जोड़ेंगे तो उस एसी सर्किट का जो नेट दिक्कत है, नेट इम्पीडेंस है, वो क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि कुछ तो उसका था और कुछ क्या होगा, जब आप चौक कॉइल उसमें जोड़ देंगे तो कुछ चौक कॉइल का जेड जाके उसमें जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, जो एसी सर्किट है उस पूरे एसी सर्किट का नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब नेट इम्पीडेंस बढ़ जाएगा मतलब नेट दिक्कत बढ़ जाएगी, कह सकते हैं नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट फ्लो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जितना ज़्यादा इम्पीडेंस बढ़ता जाएगा, कह सकते हैं जितना ज़्यादा नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, उतनी करंट उसमें क्या करेगी, फ्लो कम करेगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम चौक कॉइल ऐड करेंगे किसी भी एसी सर्किट में तो उसका नेट इंपीडेंस बढ़ जाएगा, जिससे करंट फ्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या कह सकते हैं करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसलिए क्या कर लेगा, ये एसी सर्किट की करंट को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए, तो वही बात मैंने कही, मेनली इट इज यूज टू कंट्रोल द करंट इन एसी सर्किट। तो इसका मेनली यूज क्या है चौक कॉइल का, ये एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का। दूसरा कैसे कंट्रोल करता है, एक्सप्लेनेशन अगर इसकी दे तो व्हेन ए चौक कॉइल इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट देन इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज। तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ इम्पीडेंस तो एसी सर्किट का है और कुछ किसका हो जाएगा, चौक कॉइल का, तो वो फाइनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जेड इंक्रीज हो गया मतलब दिक्कत इंक्रीज हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होगी, बी अपॉन जेड, और जेड बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा
रेजिस्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल इज नेग्जिबल। किसी भी चोक कॉइल का रेजिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं, नेग्जिबल। अभी हमने पढ़ा है कि बेस्ट चोक कॉइल किसे बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस छोटे से छोटा हो, स्मॉल से स्मॉल। तो चोक कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्जिबल होगा, तो इसके द्वारा जो लॉस पावर है वो भी क्या होगी, लेस होगी। तो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल इज नेग्जिबल, सो पावर लॉस इज आल्सो नेग्जिबल। तो पावर लॉस भी क्या होगी, नेग्जिबल होगी। क्यों? क्योंकि पावर लॉस कहाँ होती है, पावर लॉस तो रेजिस्टेंस में होगी। और रेजिस्टेंस क्या करेगा, जैसे हम किसी में कोई करंट फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो को अपोज करेगा और वो क्या करेगा, हीट हो जाता है, वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और हीटिंग में क्या चली जाती है, पावर लॉस हो जाती है। तो कह रहा है कि जो चोक कॉइल है उसका रेजिस्टेंस नेग्जिबल होता है, इसलिए उसमें जो हीट लॉस है वो भी क्या होगी, नेग्जिबल होगी। ठीक है, तो जितना रेजिस्टेंस कम उतनी हीट लॉस भी कम। चलिए दूसरा, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो क्या करती है, जो चोक कॉइल है वो किसी एसी सर्किट की करंट को तो कंट्रोल करेगी, साथ में हीट लॉस को भी घटाती है। मतलब हीट लॉस उतनी ज्यादा, हीट लॉस बहुत मिनिमम करती है। इट वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ वाट लेस करंट। तो ये किसके बेसिस पे वर्क करती है, कौन, चोक कॉइल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोक कॉइल किस बेस पे, किस सिद्धांत पे क्या है, वर्क करती है। तो इसका जो वर्क करने का सिद्धांत है वो है वाट लेस करंट। ठीक है, तो वाट लेस करंट क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जो पावर लॉस है, तो ध्यान देखिए, तो इट वर्क एज ए प्रिंसिपल ऑफ वाट लेस करंट। तो वाट लेस करंट के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे क्या करती है, ये वर्क करती है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें टाइप ऑफ चोक कॉइल्स, तो चोक कॉइल जनरली दो टाइप्स के हम यूज़ करते हैं। एक तो ऐसी चोक कॉइल जिसमें क्या है, एयर कोर हो, मतलब जो इस वायर का स्प्रिंग बना है, जो कॉइल बनी है वायर की, उसके इनसाइड क्या हो, एयर हो, तो उसे तो बोलेंगे, ये तो क्या हो गई, यहाँ पे ये कॉइल हो गई, इसके अंदर जो किसकी कोर है, एयर की, सिर्फ एयर भरी हुई है, तो यहाँ पे एयर भरी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं, एयर कोर चोक कॉइल। दूसरी क्या है, ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हमने क्या भर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर रख दी है, तो ये क्या कहलाएगी, सॉफ्ट आयरन कोर चोक कॉइल। ठीक, अब बात करिए, देखिए ये क्या होगा, किसी भी कॉइल की जो इम्पीडेंस है, किसी भी कॉइल की जो इंडक्टेंस है, यानी कि जेड एल, किसी भी कॉइल की जो इंडक्टेंस है एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी उसके मीडियम के, इनसाइड मीडियम, सराउंडिंग मीडियम नहीं, इनसाइड, इस कॉइल के अंदर जो मीडियम है, तो इसके अंदर जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगी, और वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, म्यू के। और म्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो किसके लिए होता है, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा, म्यू आर से लिख रहा है। ठीक है, तो जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू आर के। अगर हम बात करें एयर के लिए, तो एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू होती है 1, और अगर हम बात करें आयरन के लिए, तो आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 2000। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, कम, और जब म्यू की वैल्यू कम है तो एल भी क्या होगा, लो, और एल लो होगा तो इसमें क्या होगा, एक्सल क्या हो जाएगा, लो, और एक्सल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अच्छी कॉइल कब होगी, जब एल क्या हो, ज़्यादा, और रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सल को ज़्यादा करने के लिए, एक्सल क्या होता है, एक्सल होता है ओमेगा इंटू एल। अब एल तो इसका बेचारे का लो है, अब एल लो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा, जिससे एक्सल क्या हो जाए, हाई। तो अगर हम बात करें एयर कोर वाली जो चोक कॉइल है, तो एयर कोर वाली जो चोक कॉइल है वो यूज़ करते हैं एट किस पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे, जिससे तो ये जो एयर चोक कॉइल है वो कहाँ यूज़ करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे। क्यों? क्योंकि एयर चोक कॉइल का क्या होगा, म्यू क्या होता है, कम, और म्यू कम होगा तो उसका एल लो हो जाएगा, एल लो होगा तो इसलिए हाई एक्सल करने के लिए, अच्छी कॉइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सल को हाई करना पड़ेगा, और एक्सल को हाई करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर एल कम है तो एक्सल को बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जो एयर कोर है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, एट हाई फ्रीक्वेंसी पे। बात करें आयरन कोर की, आयरन कोर में क्या होगा, म्यू की वैल्यू हाई है, और म्यू की वैल्यू हाई है तो एल की वैल्यू भी हाई होगी, क्योंकि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखें, तो म्यू हाई है तो एल भी हाई होगा, एल हाई होगा तो एक्सएल ऑलरेडी हाई हो जाएगा, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेनी पड़ेगी, लो। तो क्या होगा, जो आयरन कोर है वो लो फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं, और अगर क्या होगा, एयर कोर जो चोक कॉइल है उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे। देखिए एक बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम इसमें देखें हम, अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, ये क्या कह रहा है, एक प्रॉब्लम है, कह रहा है व्हेन ए चोक कॉइल इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी। एक चोक कॉइल मेरे पास है, उसे हम क्या करते हैं, वो 12 वोल्ट डीसी से कनेक्ट कर देते हैं। देन करंट इन द चोक कॉइल इज 3 एम्पियर एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट एसी then current in the coil is 2.4 ampere. Find out resistance and reactance of the
चोक कॉइल, रेजिस्टेंस मतलब आर और रिएक्टेंस मतलब एक्सल, क्योंकि जो कॉइल में है, कॉइल में कौन सा रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव या इंडक्टिव, तो इंडक्टिव, क्योंकि एक्स उसमें क्या होता है एल, कॉइल, तो क्या होगा एक्सल। तो हमें क्या निकालना है, एक तो आर निकालना है और एक्सल निकालना है। क्वेश्चन समझे क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास एक चोक कॉइल है, उस चोक कॉइल को अगर मैं पहले क्या करता हूँ 12 वोल्ट डीसी सोर्स से जोड़ता हूँ, 12 वोल्ट डीसी सोर्स से जोड़ता हूँ, तो इस चोक कॉइल में जो करंट फ्लो करती है वो 3 एम्पियर है, उसकी वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। और इसी चोक कॉइल को जब मैं क्या करता हूँ इस 12 वोल्ट एसी से जोड़ता हूँ, 12 वोल्ट एसी सर्किट से जोड़ता हूँ, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो कितनी होती है 2.4 एम्पियर। तो कह रहा है कि इस चोक कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है और इसका रिएक्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए ये कॉइल हुई जी, कॉइल में रेजिस्टेंस भी होगा और एक्सल भी होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा। ठीक है, तो आर निकालना और एक्सल निकालना है। चलिए बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं इसे क्या करूंगा, देखिए अगर मैं क्या करूंगा इस चोक कॉइल को डीसी पे अगर मैं जोड़ूं, इस चोक कॉइल को जब मैं क्या करूंगा डीसी पे जोड़ूंगा, तो इस चोक कॉइल को जब डीसी सोर्स से जोड़ूंगा तो डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है 0। अगर मैं बात करूं चोक कॉइल में, तो चोक कॉइल में दोनों बातें होती हैं, रेजिस्टेंस होता है और एक्सल होता है। अगर इसका नेट रेजिस्टेंस देखूं यानी कि नेट इंपीडेंस देखूं जेड, तो वो क्या होगा आर और एक्सल के रिजल्टेंट से आएगा, और आर और एक्सल क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इसमें जो जेड आएगा वो इनके पाइथागोरस से आएगा, किससे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सल के स्क्वायर का होल रूट। क्लियर हो गई बात। मगर जब डीसी सोर्स ले रहे हैं तो डीसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, और फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सल क्या हो जाएगा 0। तो उस केस में जो कॉइल है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करती है रेजिस्टेंस की तरह, तो इसमें एक्सल का कोई मीनिंग नहीं होगा, या कह सकते हैं डीसी की केस में एक्सल क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये कैसे काम करेगा प्योर रेजिस्टेंस की तरह, या कह सकते हैं उस केस में जो जेड है वो सिर्फ और सिर्फ आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सल वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसमें जो अगर हम बात करें वी, अगर मैं ओम्स लगाऊं तो V इक्वल टू होगा I इंटू आर। डीसी के लिए क्या होता है V इक्वल टू I इंटू आर, मगर AC में क्या होता है V इक्वल टू I इंटू जेड। टोटल दिक्कत अगर हम बात करें AC सर्किट में तो वो जेड से इंडिकेट करते हैं, और अगर कोई भी रेजिस्टिव सर्किट है सिर्फ DC तो उसमें हम किससे इंडिकेट करते हैं सिर्फ R से। तो फिलहाल तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू I इंटू जेड, मगर Z क्या होगा वो R के इक्वल हो गया होगा क्योंकि DC है, और DC है तो DC के केस में Z इक्वल टू हो जाएगा R के, तो बस फॉर्मूला क्या हो गया V इक्वल टू कितना IR। ठीक, तो इसने क्या करा था, जब इसको कॉइल को हमने 12 वोल्ट डीसी के क्रॉस लगाया था तो इसमें करंट कितनी फ्लो करी थी 3 एम्पियर। तो इस पूछ रहा रेजिस्टेंस बताइए एक्सल बताइए। तो देखिए दो कंडीशन दे रखी थी, एक ही है कि जब हमने 12 वोल्ट डीसी से लगाया तो करंट कितनी थी 3 एम्पियर, और जब हमने 12 वोल्ट एसी से लगाया तो करंट फ्लो कितनी करी थी 2.5। तो दो वैल्यू दे रखी है और दो ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है, दो बातें दे रखी हैं, दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और दो वैल्यू पूछ रहा है, एक तो आर की और एक एक्सल की। जब डीसी सोर्स है तो डीसी सोर्स में अगर मैं बात करूँ V इक्वल टू होगा I इंटू जेड, किसी भी एसी के लिए V इक्वल टू I इंटू जेड, मगर जेड की वैल्यू आर के इक्वल होगी किस केस में डीसी के केस में। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सल क्या हो जाएगा 0, एक्सल 0 क्या हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया V इक्वल टू आई आर, तो मैं यहाँ से I निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास V और I पता है, V पता है और I पता है, तो R इक्वल टू होगा V अपॉन I, और V कितना है 12 और I कितना है 3, तो यहाँ से आ गया कितना रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया इस कॉइल का 4 ओम। बात करिए दूसरा सेक्टर, इसमें क्या निकाल लो, इसमें AC सोर्स है, AC सोर्स है तो V इक्वल टू क्या होगा I इंटू जेड। ठीक, अब Z किससे निकल के आएगा, वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर के होल रूट से, कह सकते हैं R और एक्सएल के पाइथागोरस से। ठीक है, चलिए पहले Z निकाल लो। Z कैसे निकलेगा, V इक्वल टू आई जेड, मुझे V पता I पता तो Z आ जाएगा, तो Z इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आई। V कितना है यहाँ पे 12 और I कितना है 2.4, तो इससे अगर सोल्व करूँ तो कितना आएगा 5 ओम। तो मेरे पास रेजिस्टेंस तो कितना आ गया 4, और नेट रेजिस्टेंस मतलब Z वो कितना आ गया कॉइल का कितना 5। तो कॉइल का रेजिस्टेंस 4 है और कॉइल का नेट रेजिस्टेंस मतलब नेट इंपीडेंस कितना है 5 है, तो एक्सल कितना होगा, रिएक्टेंस कितना होगा, तो रिएक्टेंस क्या होगा, देखिए एक्सल और आर दोनों के पाइथागोरस से क्या निकल के आएगा जेड, और आर की वैल्यू कितनी है 4, तो दूसरा एक्सल कितना होना चाहिए 3, क्योंकि 3 और 4 का पाइथागोरस कितना होता है 5 होता है। तो एक तो ओरल आपने निकाल दिया कि भाई एक वैल्यू हो गई 4 तो दूसरी वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि 3 और 4 का ही पाइथागोरस क्या होगा 5 होगा, क्योंकि जेड किससे आता है आर के और एक्सल के पाइथागोरस से, और आर की वैल्यू 4 है तो एक्सल की वैल्यू 3 होगी ही होगी, तभी ये क्या आ सकता है इसका रिजल्टेंट 5 आ सकता है।
ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि पाइथागोरस में अगर देखें कि 3 और 4 का पाइथागोरस कितना होगा 5, ऐसे अगर हम बात करें 6 और 8 का पाइथागोरस कितना होगा 10, ये ऐसी बात करें कि 5 और 12 का पाइथागोरस कितना होगा 13, ये ऐसी बात करें अगर हम देखें कि 7 और 24 का पाइथागोरस कितना होता है 25। ये बातें याद होनी चाहिए, इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में सोल्व थोड़ी करोगे इनको। ये वैल्यू आज भी इतनी है, कल भी इतनी रहेगी, तुम्हारे घर भी इतनी, हमारे घर भी इतनी और एग्जाम हॉल में भी इतनी रहेंगी, तो इसे पहले से ध्यान रखो इन बातों को। चलिए, तो यहां से z निकल कर आ गया 5, नहीं तो आप सीधा फॉर्मूले पे जाइए। देखिए r स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर का रूट इजिकल टू क्या होगा z, और z कितना 5 और r कितना है जी, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो मैं रूट हटा दूं तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा z स्क्वायर। तो यहां से एक्सल स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। z कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और r कितना है 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो यहाँ से डिफरेंस करें तो कितना आ गया 9, तो एक्सल स्क्वायर इजिकल टू आ गया 9, तो एक्सल कितना आ जाएगा 3। तो या तो आप मैथमेटिक निकल दो, नहीं तो इस बात को तो आप क्या कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, तो देखिए, तो समझ गया, मुझे दो कंडीशन दे रखी थी, दोनों कंडीशन से मैंने क्या कर लिया, एक से r निकाल लिया, एक से z निकाल लिया, दो r और z को सोल्व करूंगा तो क्या निकल जाएगा एक्सल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है व्हेन ए चौक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, कितना इंडक्टेंस मतलब L, तो इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, तो कितना हो गया 10 मिली हेनरी, तो L कितना दे दिया 10 मिली हेनरी, तो कितना हो गया L की वैल्यू हो गई 10 मिली हेनरी, मिली को हटाइएगा तो कितना होगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 हेनरी। चलिए, व्हेन ए चौक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस कितना है 10 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट डीसी, देन पावर लॉस इन द चौक कॉइल कितना है 20 वाट। ये कह रहा है एक चौक कॉइल है जिसकी L की वैल्यू इतनी है, उसको अगर 10 वोल्ट डीसी से जोड़ा जाए तो उसमें जो पावर लॉस है कॉइल में वो कितनी है 20 वाट। एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट AC, देन पावर लॉस इन द चौक कॉइल बिकम्स 10 वाट। अगर इसी कॉइल को हम क्या करें 10 वोल्ट AC से जोड़े तब पावर लॉस कितनी आती है 10 वाट, अगर 10 वोल्ट DC से जोड़ रहे थे तो पावर लॉस कितनी आ रही थी 20 वाट। तो कह रहा है फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है मतलब एक्सल पूछ रहा है। एक्सल जब निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो निकल जाएगी, क्योंकि एक्सल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा L, ओमेगा मुझे निकालना है और L उसने दे रखा है। अगर मैं एक्सल निकाल लूँ तो एक्सल होगा ओमेगा इंटू L, और ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई f इंटू साथ में क्या हो जाएगा L। तो मुझे क्या होगा एक्सल पता होगा और L हमें पता है, तो क्या निकल जाएगा f निकल जाएगा। तो f निकल जाएगा अगर मैं क्या निकाल लूँ एक्सल निकाल लूँ। तो इसमें भी दो कंडीशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन, जब वो DC से जोड़ रहा है तो पावर लॉस इतना है और AC से जोड़ रहा है तो पावर लॉस इतना है। वहां पे पावर लॉस की बजाय क्या बता रखी थी करंट, और आपके क्या बता रखा पावर लॉस, दोनों क्वेश्चन में इतना अंतर है बस। तो देखिए, जब DC होगा, DC से जोड़ेंगे तो सिर्फ क्या होगा वो किस प्योर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और प्योर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो उससे में जो Z है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी इक्वल होगा R के इक्वल। और जब वो AC सोर्स से जुड़ेगा तो उससे में जो Z है वो रिजल्टेंट होगा किसका R का और एक्सल का, और R और एक्सल के पाइथागोरस का जो रिजल्टेंट होगा वो Z होगा। क्यों? क्योंकि R और एक्सल एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। चलिए, तो बात कर लें, पहले हम बात कर लेते हैं किसमें, जब हम क्या करें इसको देखिए, तो मेरे पास ये चौक कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस भी है और L भी है। अगर मैं इसे 10 वोल्ट DC से जोड़ता हूँ जिसमें पावर डिसिपेयर कितनी है, पावर लॉस कितनी है, पावर लॉस है 20 वाट। तो जब DC से जोड़ूंगा तो सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, या कह सकते हैं इसमें जो Z है उस DC के केस में Z इजिकल टू हो जाएगा सिर्फ R के। पावर क्या होती है, पावर होती है VI, या कह सकते हैं I स्क्वायर R, या कह सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए सुटेबल है, मुझे वोल्टेज दे रखा है और पावर दे रखी है। तो वोल्टेज दे रखा है तो मैं वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो P और वोल्टेज वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है, V पावर इक्वल हो सकता है V इंटू आई, मगर V तो मुझे मालूम है और I मुझे मालूम नहीं, तो कोई बात नहीं, P पता V पता, I निकाल लूंगा। I का निकाल के करोगे क्या, I थोड़ी ना पूछ रहा, क्या पूछ रहा R, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे V स्क्वायर अपॉन R। तो P इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रखे हैं तो खूब। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, V मुझे पता है, P पता, तो R निकल जाएगा। तो देखिए पहली स्टेटमेंट से क्या निकाल लिया मैंने R, ऐसी दूसरे स्टेटमेंट से क्या निकाल लूंगा, जब AC से जोड़ूंगा तो क्या निकल जाएगा Z, और जब R और Z पता चल जाएंगे तो एक्सल निकालना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए, तो जब 10 वोल्ट DC से जोड़ दिया तो पावर लॉस कितनी थी 100 वाट, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन Z, मगर DC के केस में Z इक्वल हो जाएगा R के, तो वो हो गया R।
तो यहाँ से हम पावर की वैल्यू हो गई 20 और V की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10 का स्क्वायर और अपॉन R, तो 10 से 20 कट होगा 2 वाट, 2 से 10 कट होगा 5 वाट, तो R की वैल्यू यहाँ से सोल्व होकर कितनी आ गई 5 ओम। तो पहले केस से हमें क्या निकल गया, पहले केस से हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी जी, सेकेंड केस की। सेकेंड आर्टिकल इसमें क्या है कि जब उसे 10 वोल्ट AC से जोड़ा जाता है उस कॉइल को, चौक कॉइल को, तो पावर डिसिपेयर, पावर जो लॉस है वो कितनी होती है 100 वाट। तो जो पावर लॉस हुई वो कितनी हो गई 100 वाट, या कह सकते हैं जो पावर का चेंज हुआ कितना आ गया 10 का, वो 10 वाट। तो पहले 20 वोल्ट थी, अब कितनी हो रही 10 वाट, तो P इक्वल टू कितना आ गया 10। तो देखिए, तो यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, क्योंकि ये AC है, AC है तो क्या होगा, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पे V इंटू I लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है और करंट है उनके बीच में फेज जीरो नहीं होता, जीरो हो भी सकता और नहीं भी, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा V इंटू I। ठीक है, क्यों, क्योंकि V इंटू आई में I का वो कंपोनेंट लिया जाता है जो वोल्टेज के अलोंग है। तो यहाँ पे जो पावर है मतलब रियल पावर या कह सकते हैं एवरेज पावर का फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, AC सोर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा VI cos phi, और V और I भी कौन से RMS वाले। चलिए जी, फिलहाल जो वैल्यू गिवन है कि इतना वोल्टेज इतना ये, तो वो सब के कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू होती है। जब भी किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं तो सारी वैल्यू क्या है वो RMS। तो देखिए V मुझे मालूम है मगर I तो नहीं मालूम है, I तो कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, तो I को चेंज कर सकते हैं क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, मगर AC सोर्स के लिए R क्या होता है Z, तो V तो V रख लिया, मगर I को क्या लिख लूंगा V अपॉन Z, और cos फाई भी मुझे कहीं पूरे क्वेश्चन में नहीं मालूम, तो cos फाई कहाँ से निकालूंगा, पावर फैक्टर मुझे कहाँ से निकलेगा, तो इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, पावर फैक्टर इक्वल होता है cos फाई या कह सकते हैं R अपॉन Z, तो इस cos फाई की जगह मैं क्या लिख लूंगा R अपॉन Z। बस अब कंफर्म होगी बात, V मुझे पता है, Z मुझे निकालना, P मुझे पता है और R मैं निकाल ही चुका हूँ ऊपर वाले केस में, कितना 5। क्लियर होगी बात, तो बस अब तो रख लेंगे। तो अब क्या हो गया, ये P इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इंटू R, या Z स्क्वायर निकालना तो Z स्क्वायर को इधर और P को अपॉन में ले आओगे, तो Z स्क्वायर इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P इंटू साथ में R। तो V कितना है 10 और R कितना है 5 और ये P कितना है 10। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो Z स्क्वायर कितना आ गया, Z स्क्वायर आ गया जी 50, और जब Z स्क्वायर 50 आ गया तो अब तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सल निकाल सकते हैं। कैसा आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि आर और एक्सएल एक दूसरे के पाइथागोरस होते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, इनका जो पाइथागोरस होगा वही तो क्या होगा जेड। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 50 और आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 5, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो यहाँ से एक्सएल स्क्वायर आ गया कितना जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या कह सकते हैं 50 माइनस 25। तो यहाँ से कितना आ गया 50, तो एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहाँ से एक्सएल इजिकल टू कितना आ जाएगा 5। क्लियर होगी बात। तो दो मुझे एक्सपेरिमेंट दे रखे थे, दोनों एक्सपेरिमेंट को एक डीसी में है तो डीसी में है तो उस केस में जेड इक्वल हो जाएगा आर के, और एक एसी में है तो एसी के केस में जेड इक्वल होगा आर और एक्सएल के पाइथागोरस के इक्वल। ठीक है, और पहले केस कंडीशन से हम डीसी वाली कंडीशन से आर निकल जाएगा और एसी वाली कंडीशन से जेड निकल जाएगा, और जब आर और जेड निकल गया तो क्या निकल जाएगा एक्सएल। मगर अब हमसे क्या पूछ रहा था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो अब आसान सी बात है। ठीक है, चलिए तो देखिए तो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई एफ इंटू साथ में एल इज इक्वल टू क्या था 5। तो बस यहां से 2 एफ की एल की वैल्यू मुझे पता है कितना, एल की वैल्यू पता थी 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से हमें 5 निकालना तो 2 पाई एल अपॉन में आ जाएगा, 2 पाई इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 की पावर -3, और ये हमारे पास कितना था 5। बस इसे सोल्व कर लेंगे, कितना आ गया यहाँ से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर दिया करो, इसको कट करा 2 बार। ठीक है, तो कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2 2 = 4, और इंटू 3 की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें 4 3 = 12, तो 12 13, तो इस टाइप से सोल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर दो, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 80 हर्ट्ज के आसपास। क्लियर। एक प्रॉब्लम और देखें, अगर हम बात करें, देखिए बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये भी, ये कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ ए चौक कॉइल, पावर फैक्टर ऑफ ए चौक कॉइल इज 1/√2।
पावर फैक्टर दे रखा है किसी चौक कॉइल का कितना 1/√2। पावर फैक्टर मतलब cos फाई या कह सकते हैं r/z। तो ये cos फाई की वैल्यू दे दे कितनी 1/√2 और cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है जब थीटा कितना हो 45 मतलब π/4। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि फेज डिफरेंस तो कितना आ गया 45 या कह सकते हैं π/4। चलिए तो पावर फैक्टर ऑफ एक चौक कॉइल कितना है 1/√2। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर फ्रीक्वेंसी क्या कर दी जाए डबल, देन फाइंड आउट न्यू पावर फैक्टर ऑफ ए चौक कॉइल। तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, सुंदर प्रॉब्लम है, बहुत सुनने में एकदम बढ़िया सी लग रही, मगर एकदम से अगर क्लिक ना करे बात, बेसिक बात ना मालूम हो तो क्लिक नहीं करेगी। क्या है, इसने कहा कि एक चौक कॉइल है जिसका पावर फैक्टर कितना है 1/√2। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी जाए डबल, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी, जो चौक कॉइल है, चौक कॉइल क्या है, एक एसी सर्किट है, कौन सा सर्किट है, आरएल सर्किट, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दी जाए तब इसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए चौक कॉइल क्या है, अपने आप में एक आरएल सर्किट है एसी का। पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर होता है r/z या cos फाई, ठीक है, दो ही तो वैल्यू बताई मैंने। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्योंकि उसने कहा फ्रीक्वेंसी का मतलब है तो क्या लाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब ओमेगा लाना पड़ेगा। ओमेगा किस में आएगा, एक्सल में, एक्सल मतलब रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि कौन सा फॉर्मूला लेके चलूं, cos फाई से तो वैसे भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि cos फाई पावर फैक्टर का फॉर्मूला अगर मैं cos फाई लिखूं तो cos फाई में कहीं ओमेगा, कहीं फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी तो कहीं आती नहीं, और वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी, फिर दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है r/z। क्या r/z में कहीं फ्रीक्वेंसी आती, बिल्कुल, r में तो नहीं आती मगर z में आती है, क्योंकि z क्या होता है r² + xl² का पाइथागोरस होगा, और एक्सल में क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो देखिए आर क्या होगा किसी भी कॉइल का, क्योंकि कॉइल क्या है, एक आरएल सर्किट है और आरएल एसी सर्किट है, तो इसका जेड जो होगा वो क्या होगा, आर और एक्सएल का पाइथागोरस होगा। पाइथागोरस क्यों होगा, क्योंकि आर और एक्सएल एक दूसरे के 90 पे होते हैं। तो यहाँ से जो पावर फैक्टर उसका फॉर्मूला क्या लूंगा, r/z। आर तो आर है मगर जेड क्या होगा इस एक्सएल के लिए या कॉइल के लिए, वो कितना होगा, आर और एक्सएल का पाइथागोरस, मतलब r² + xl² का होल रूट। सोल्व करते शुरू करिए। इस पावर फैक्टर की वैल्यू है कितनी, 1/√2, ये दे रखा मुझे। कब, तो देखिए एक इक्वेशन हो गई, तो r/r² + xl² = कितना हो गया, 1/√2। अगर मैं क्या करूं, इसका स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा r² और ये होगा r², ये इसको इधर ले जाऊं, क्या हो गया एक तरीके से, इसको लेफ्ट इसको राइट, तो ये क्या हो गया r² + xl² का रूट = होगा r√2। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा r² + xl², r² + xl² और = क्या होगा, इनका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और r का स्क्वायर r², तो ये क्या हो जाएगा 2r²। अब देखिए कितनी मजेदार बात आ गई, r² + xl² = कितना है, 2r² है, तो इस r² को इसमें से माइनस करूंगा तो क्या हो गया, xl² क्या हो जाएगा r², या ऐसे कह लो एक्सल में एक r² तो ये जुड़ रहा है और ये दोनों मिलकर कितने आ रहे हैं 2r²। इसका मतलब r² में किस वैल्यू को जोड़ो कि 2r² आए, तो इसका मतलब xl² भी कितना हो गया r²। तो xl² r² आ गया, तो r किसके कुल आ गया, एक्सल के, या एक्सल किसके कुल आ गया, r के। तो यहाँ पे तो एक्सल और r क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, तो पावर फैक्टर कितना था, 1/√2 था। कब, जब इस पावर फैक्टर पे r और एक्सएल की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल। जब फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो कॉइल के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कॉइल का रेजिस्टेंस तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है नहीं। मगर जो सेकंड केस में जो कॉइल होगी, जब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो उसका एक्सल चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सल क्या होता है, एक्सल होता है ओमेगा × एल और ओमेगा होता है 2πf। तो एक्सल की पूरी वैल्यू हो गई 2πfl। अगर f को डबल किया तो एक्सल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल करा तो एक्सल क्या हो जाएगा, डबल, और पहले एक्सल था कितना r, तो अब कितना हो जाएगा ये 2r। तो बस बात खत्म हो गई। तो पहले केस में r कितना था, r, और अब भी कितना रहेगा r। मगर सेकंड केस में अगर एक्सल था तो दूसरे फ्रीक्वेंसी के डबल करते ही एक्सल क्या हो गया होगा, डबल, और डबल का मतलब अगर पहले वो r था तो अब क्या हो गया होगा 2r। बस, तो अब क्या निकालिए, नया पावर फैक्टर निकालिए। नया पावर फैक्टर क्या आएगा, r'/z'। r' तो r है मगर z' क्या होगा, r' का स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर। r' तो r है तो ये तो r² प्लस, मगर एक्सल डैश क्या हो जाएगा, 2r², और 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये r² + 2r² कितना हो जाएगा, 5r²,
और रूट निकाल लेंगे बाहर, तो आर से तो आर कैंसिल, क्या बचेगा 1/√5। तो जो नया पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा 1/√5। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि कोस हमें क्या कर रखा है कि पावर फैक्टर दे रखा है कोयल का। पहली बात तो कोयल क्या होती है, एक एल आर सर्किट होती है, उसमें आर होता है और एल होता है, एल मतलब एक्सल होगा। तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट इम्पीडेंस है, वो आर और एक्सल के पाइथागोरस से मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, ये आर और एक्सल के रिजल्टेंट्स मिलेगा। रिजल्टेंट किससे निकलेगा, पाइथागोरस से, क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 है। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता नहीं, मगर जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो एक्सल चेंज होगा। और कैसे होगा, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो एक्सल डबल होगा, फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे तो एक्सल क्या होगा, हाफ होगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस खत्म हो गई बात। पहले केस में मैंने क्या लगा दिया, cos फाई जो पावर फैक्टर है वो r/z लगा दिया, तो उससे सोल्व करके क्या निकाल दिया, एक्सल हो गया r के इक्वल। ठीक, दूसरे केस में r डैश तो r ही रहेगा, मगर एक्सल जो डैश है वो कितना हो जाएगा, पहले इनिशियल के डबल, तो हो जाएगा 2xl, और 2xl का मतलब कितना हो गया 2r, क्योंकि इनिशियल एक्सल कितना है r। बस दोबारा से फिर cos पावर फैक्टर निकाल देंगे, r/z, r डैश अपॉन z डैश, और r डैश कितना है r, और z डैश कितना आ गया √5r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/√5 बचेगा। क्लियर आगे बात। तो इस केस में तो देख लीजिए, तो समझिए बात को। तो पहले केस में अगर हमने कर था पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या हो गया था r/z। ठीक है, तो r/z, r तो r है और z कितना होगा किसी भी कॉइल का, वो हो जाएगा r² प्लस एक्सल का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू कितने रख सकता हूँ 1/√2, और 1/√2 है तो बस इसको लेफ्ट राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये इधर हो गया, कितना हो गया r√2 इजिकल टू होगा r² प्लस एक्सल² का रूट। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r² इक्वल होगा r² प्लस एक्सल²। यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिए r² प्लस एक्सल² इजिकल टू कितना आ रहा है 2r²। जब एक r² इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, ये r²। तो एक्सल² किसके इक्वल हो गया, r² के। तो यहाँ से r किसके इक्वल हो गया, एक्सल के। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस लेंगे, जब फ्रीक्वेंसी, अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, डबल कर दी। फ्रीक्वेंसी डबल करने से रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो फाइनल रेजिस्टेंस तो इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, मगर जो फाइनल एक्सल है वो क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, एक्सल। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो एक्सल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा 2xl के, और एक्सल की वैल्यू इनिशियल थी कितनी r, तो कितना हो गया 2r। तो अब नया पावर फैक्टर निकाल देंगे, तो नया पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, r डैश अपॉन z डैश। r डैश की वैल्यू तो r है, मगर z डैश क्या होगा, r डैश स्क्वायर प्लस एक्सल डैश का स्क्वायर। r डैश तो r है, मगर एक्सल डैश कितना हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 1/√5। ओरल भी मैंने आपको बताया कैसे समझाया। ठीक है, तो दिमाग में कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो भैया डायरेक्ट क्या करें, कॉपी पे लगा लें, फटाफट उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। इसमें क्या था, ये एक एसी सर्किट था। इस एसी सर्किट में क्या है, ये V1 दिया था, V1, और ये V2 और ये V3। ये एक रेजिस्टेंस था, ये कॉइल थी और ये कैपेसिटर था। V1, V2, V3 तीनों इक्वल दिए थे कितने, 10 वोल्ट। तीनों की रीडिंग VR, VL और VC तीनों की रीडिंग कितनी बताई थी, 10 ओम। तो क्या पूछा था इसमें कि ये बताना है कि अगर इसको क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट, अगर कैपेसिटर को क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें, तब VL बताइए कितना होगा। चलिए, सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली बात यह है, इसका हमें VL, इसका हमें VR बता रखा है, इसका हमें क्या बता रखा है, देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज बता रखा है, वो कितना होगा, वो क्या हो जाएगा, उसे क्या पढ़ेंगे VR, क्योंकि रेजिस्टेंस है। इसके क्रॉस वोल्टेज बता रखा उसे क्या कहेंगे VL, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बता रखा उसे क्या कहेंगे VC। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो दोनों तीनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या बता रखा था, 10 बता रखा था। और वो कह रहा था कि अगर मैं क्या कर दूं, इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो फिर इस VL की वैल्यू बताओ। तो देखिए, तो पहली बात तो BR और VL और VC इक्वल थे कितने, 10, मगर इस जो AC सोर्स है इसका वोल्टेज नहीं दे रखा था, तो इसका वोल्टेज तो चाहिएगा। इसका वोल्टेज कैसे निकाल लें, अभी निकाल लें। जब ये VR कितना, VR VL, अगर मैं नेट वोल्टेज निकालूं किसी भी LCR AC सर्किट का, तो LCR AC सर्किट का जो वोल्टेज है वो कैसे निकलता था, नेट V आएगा VR² प्लस VL माइनस VC के स्क्वायर का पाइथागोरस, क्योंकि VL और VC तो एक दूसरे के अप डाउन होते थे,
और ये क्या होता था उसके हॉरिजॉन्टल, मतलब इन दोनों का ये तो दोनों के अप डाउन, तो अगर VL अप है तो VC कहाँ है, डाउन है। देखिए इस टाइप से ये क्या होता था VL और ये क्या होता था नीचे VC और ये होता था इधर VR। ये भी tan है और ये भी क्या है tan है, तो ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और कैंसिल हो जाएंगे तो बस सिर्फ VR बचेगा। और नेट V होता क्या था, नेट V होता था VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के डिफरेंस का स्क्वायर का होल रूट, यही तो आता था। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो गया, तो बस V किसके इक्वल हो गया, VR के। तो ये जो V है वो किसके इक्वल हो गया जी, VR के। तो इसलिए नेट V भी कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए, जब V सेम है तो R एक्सल XC भी सेम होंगे। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए V इज इक्वल टू होगा I इंटू R। आई क्या होगी, सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, तो वोल्टेज मतलब डिफरेंट होगा, वो रियल में सेम आ भी सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, तो करंट बिल्कुल सेम होगी। तो जब करंट सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। अगर रेजिस्टेंस सेम तो वोल्टेज तभी तो सेम था। इन दोनों, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम कब हो सकता है, जब इनका रेजिस्टेंस सेम हो। तो इसका मतलब R और XL और XC भी क्या हो गया, सेम हो गया। बस अब तो समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या कहा उसने, वो कह रहा है व्हेन C इज शॉर्ट, वो कह रहा है कि जब मैं क्या कर दूं, आगे बात समझ में। तो अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो इसमें क्या हो गया, V इजिकल टू क्या होगा, I इंटू R। ठीक है, I क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। तो जब V सेम है तो R भी क्या होगा, सेम। या कह सकते हैं R जब सेम था तभी V क्या था, तीनों के क्रॉस सेम था। तो बस इसमें R और XL और XC क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर वोल्टेज सेम है तो वो तभी हो सकता है जब रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो अगर इतनी बात पता चल गई तो अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। क्या होगा, व्हेन C इज शॉर्ट, क्यों कह रहा है कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब जान रहे हो, कैपेसिटर हटा दिया, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर है ही नहीं, मतलब XC क्या हो गया, जीरो पूरा एकदम। बस कैपेसिटर को हटा के इसको हटा दिया, सीधा बस कौन रह गया, अब R रह गया। और क्या रह जाएगा, अगर जब हमने कैपेसिटर हटा दिया है तो बस इसमें R रह गया होगा, और कौन रह गया होगा, XL। ये हट गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब है इसकी प्लस माइनस से जोड़ दिया गया है इसको पूरा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें तो ये कह रहा है व्हेन C इज शॉर्ट सर्किट, देन C को अगर हम क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, देन RL विल बी प्रेजेंट इन द सर्किट। तब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, R और L रहेंगे, क्योंकि कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब XL क्या कर दिया, जीरो, या कह लो बस कैपेसिटर हटा के सीधा वायर जोड़ दिया। तो इस केस में क्या होगा, अब हमें निकालना क्या है, VL। तो VL क्या होगा, I इंटू XL, क्योंकि V इजिकल टू होता है I इंटू R। मगर हम V निकाल रहे हैं किसका, L का, तो L वाले का ही क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस, और L वाले का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL। तो V इजिकल टू होगा, VL इजिकल टू होगा I इंटू XL। अब I की वैल्यू किससे निकलेगी, I निकलेगा V अपॉन Z, मतलब I क्या होता है, V अपॉन R। मगर AC सर्किट में R होता क्या है, Z, इम्पिडेंस, नेट दिक्कत। तो जो I होगी वो क्या आएगी, V अपॉन नेट दिक्कत, और नेट दिक्कत मतलब Z, और Z कितना आएगा, अगर R और L बचा तो R L का Z कैसा आएगा, R के और XL के रिजल्टेंट से, और R और XL का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्यों, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए VL इक्वल हो गया I इंटू XL, I की जगह रखूंगा V अपॉन Z, और Z कितना होगा इसका, वो क्या होगा, R और XL का पाइथागोरस, वो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का होल रूट, इनटू साथ में क्या है ये XL। अब V की वैल्यू तो हम निकाल चुके, कितनी, 10। जो नेट AC, ये V कौन सा होगा, जो नेट AC सोर्स है, और नेट AC सोर्स का वोल्टेज कितना निकाल दिया था हमने, 10। क्यों, क्योंकि देखिए अगर R का और क्या है, अगर VR, VL, VC तीनों सेम थे, 10 10 10, वो तीनों इक्वल जब हो सकते हैं जब तीनों का रेजिस्टेंस सेम हो, और तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा सीरीज केस में। तो इस केस में तो तीनों का वोल्टेज सेम जब भी हो सकता था जब तीनों का रेजिस्टेंस सेम था, और जब तीनों का वोल्टेज सेम, तीनों का रेजिस्टेंस सेम, तो जो अले एक एक जो क्या होगा, VL होगा वही VR होगा, और वही VC होगा, तो वही क्या हो जाएगा, नेट V भी हो जाएगा सोर्स का। चलिए खैर, तो यहाँ से V की वैल्यू थी 10, हमने निकाल ली थी, और ये हमारे पास ये कितना आएगा, ये किससे आएगा जी, ये कैसे पता चले, ये बताइए, ये कैसा है। बस ये अगर ये पता चल गया तो काम खत्म हो जाएगा। कैसे पता करें, ये हमें पता है कि हमने क्या अभी देखा, जब तीनों का वोल्टेज सेम था तो तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम था। अभी हमने देखा था कि R इजिकल टू था XL इजिकल टू क्या था, XC।
तो आर और एक्सल इस केस में क्या थे, सेम, और जब आर और एक्सल सेम थे तो मैं क्या रख सकता हूँ, आर की जगह एक्सल रख सकता हूँ कि नहीं। तो एक्सल का पाइथागोरस क्या आ जाएगा, एक्सल √2, और बस एक्सल से एक्सल कटेगा तो क्या हो जाएगा 10/√2। ठीक है, यही फाइनल आंसर हुआ इसका। चलिए देखिए बच्चों, इसमें क्या है, फिजिक्स से बहुत डर लगता है। ठीक है, आप लोगों को फिजिक्स से डरना नहीं है, ये प्रॉमिस है। मुझे फिजिक्स आती है कि नहीं आती इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिजिक्स ज़रूर सिखा देंगे। ठीक है, आपको फिजिक्स सिखा देंगे, ये वादा है मेरा। ठीक है, फिजिक्स से तो बिल्कुल नहीं डरना, किसी से भी डर जाइए, चींटी से डर जाइए, मगर फिजिक्स से बिल्कुल मत डरिएगा। ठीक है, फिजिक्स तो बहुत ही फिजिक्स बेवफा सनम नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट क्या है, बेवफा है। ऐसा लगता है कि कंप्लीट आ गया, फिर भी नहीं आता, फिर भी क्वेश्चन रुक जाता है, मगर फिजिक्स धोखा नहीं देती। फिजिक्स जैसे जैसे आना शुरू होगी तो फिर पूरी आ जाएगी, बस आगे बात समझ नहीं। तो पक्की सनम तो यही होती है। ठीक है, ये धोखा नहीं देती। तो एक बार बस ये मान जाए, ठीक है, मान भी जाएगी जब आप मनाओगे तो। आगे बात समझ में नहीं। और मनाने का तरीका ये है कि बस इसको देखते जाओ, इसको देखते जाओ, इसको देखते जाओ, कहो कुछ मत इससे तो बस देखते जाओ, देखते जाओ। और ये कब क्या हो जाएगी, आपकी तरफ आने लगेगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, थैंक्स।